तो होता क्या है, सपोज करो कि तुम्हारे पास ये दीवार है और दीवार से मान लो ये कोई बॉडी अटैच है। अगर आप इस बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, मतलब अब स्ट्रेस लगाओगे तो बॉडी में क्या आएगा, स्ट्रेन आएगा। तो अगर आप स्ट्रेस बढ़ाओगे मतलब आप इस बॉडी को ज्यादा फोर्स से खींचो तो आपका स्ट्रेन भी बढ़ेगा, है ना। तो अपने को ये पता करना है कि स्ट्रेस चेंज करने पे स्ट्रेन के साथ क्या होगा। हमें क्या पता करना है कि स्ट्रेस चेंज करने पे स्ट्रेन के साथ क्या होगा। तो वो होता है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो अब तुम सब एक वीडियो, 1 मिनट का वीडियो है, अब ध्यान से देखना। दक्ष तुम मुझे बताना वीडियो तुझे अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये वीडियो मैं प्ले कर रहा हूं आपके लिए, तो तुम सब ध्यान से देखना। यहाँ पे ना एक रोड दिख रही है तुम्हें, देखो यहाँ पे एक रोड दिख रही होगी तुम्हें, ये यस सर। एल्यूमिनियम की है ये। तो देखना इसके ऊपर हम स्ट्रेस लगाएंगे तो देखना इसके साथ क्या होगा। इसके साथ इसके ऊपर स्ट्रेस लगाएंगे, देखना क्या होगा। 1 सेकंड रुकना, हाँ मैं इसको प्ले कर रहा हूं। एक सेकंड। तो देखो हमने क्या किया, इसको दोनों तरफ बाइंड कर दिया, ऊपर से भी पकड़ लिया और देखो नीचे से भी बाइंड कर दिया। अब तुम ध्यान से देखना, नीचे वाला पोर्शन नीचे जाएगा थोड़ी देर में, इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो नीचे जाएगा देखना, और इसकी लेंथ बढ़ेगी। देखना तुम्हें दिखेगा, अभी दिख रहा है, देखो इसकी लेंथ बढ़ रही है धीरे धीरे। तुम ध्यान से देखो, तो तुम स्ट्रेस लगा रहे हो तो क्या हो रहा है, स्ट्रेन हो रहा है। स्ट्रेन का मतलब क्या है, इसकी लंबाई बढ़ रही है। ध्यान से देखो, दिख रहा है तुम्हें, देखो इसकी लेंथ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और फिर देखो वहां पे एक रेड कलर का एक वो आया होगा गोला, यहां पे देखो आपकी नेकिंग चालू हो गई। नेकिंग का मतलब होता है कि यहां पे अब रोड पतली होना चालू हो गई, और थोड़ी देर में क्या होगा देखना, थोड़ी देर में आपका टूट गया। थोड़ी देर में क्या हुआ, आपका जो मटेरियल है उसका फ्रैक्चर हो गया। थोड़ी देर में क्या हुआ, आपका जो मटेरियल है, देखा आप लोगों ने कि नहीं देखा, वापस दिखा तो मैं, देखो तो यहाँ पे नेकिंग यस सर, होगी। नेकिंग का देख मतलब लिया क्या है, पूरा। पूरा दिख गया सबको, किसी को डाउट तो नहीं है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में होता क्या है, अब तुम सब ध्यान से समझना। तो क्या होता है, अगर आप किसी मटेरियल को खींचते हो, अगर आप क्या करते हो, अगर आप मटेरियल को एक तरफ से बाइंड कर दो और दूसरी तरफ से खींचो, तो धीरे धीरे उसकी लेंथ बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो जाता है, उसका फ्रैक्चर हो जाता है, बीच में से वो टूट जाता है ना। तो अब तुम समझना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनाते हैं, एक बार सब समझना, फिर मैं तुम्हारे डाउट एक साथ लूंगा, एक बार सब समझना। तो अपनी कॉपी में ऐसा एक डायग्राम बना लो, एक तरफ स्ट्रेस लगा लो, एक तरफ स्ट्रेन लगा लो। सिग्मा मतलब स्ट्रेस होता है, एप्सिलॉन का मतलब होता है स्ट्रेन। तो आप वाई एक्सिस पे स्ट्रेस ले लो, एक्स एक्सिस पे आप क्या ले लो, वाई एक्सिस पे आप स्ट्रेस ले लो, यहां पे स्ट्रेस, और एक्स एक्सिस पे आप क्या ले लो, स्ट्रेन ले लो। ठीक है, अब तुम ध्यान से सुनो, अब सब समझना, हर एक चीज को तुम ध्यान से समझना। देखो ये जो पॉइंट है ओरिजिन, ध्यान से देखो, ओरिजिन पे आपका स्ट्रेस 0 है तो आपका स्ट्रेन भी 0 है, क्योंकि आपने अगर स्ट्रेस लगाया ही नहीं तो स्ट्रेन कैसे होगा। तो अब अपन ओरिजिन से चालू होते हैं, तो ओरिजिन को लिखता हूं मैं O। अब धीरे धीरे आप स्ट्रेस बढ़ाओ तो आपका स्ट्रेन बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। मान लो ये एक पॉइंट है A, याद रखना O से लेके A के बीच में आपकी जो बॉडी होगी वो होगी इलास्टिक होगी। इलास्टिक का मतलब है कि O से लेके A के बीच में आप बॉडी को कहीं पे भी छोड़ोगे, O से लेके A के बीच में आप बॉडी को कहीं पे भी रिलीज करो, वो वापस अपनी जगह पे चली जाएगी। मतलब O से लेके A के बीच में आपकी जो बॉडी है वो क्या होगी, इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या है कि आप बॉडी को खींचो, छोड़ो, वापस अपनी जगह पे चली जाती है। तो O से लेके A के बीच में आपकी बॉडी होगी इलास्टिक। और दूसरी चीज याद रखना, अगर ये लाइन स्ट्रेट होती है ना, इसका मतलब इट विल फॉलो हुक्स लॉ। तो कोई तुम्हें, अगर मान लो मैं तुम्हें एग्जाम में ग्राफ दे दूं और पूछूं कि बताओ ग्राफ में कहां पे ये हुक्स लॉ फॉलो करता है, तो ओ से लेके ए तक आपकी ये लाइन एकदम स्ट्रेट है, तो इट विल फॉलो हुक्स लॉ। तो ओ से लेके ए के बीच में बॉडी इलास्टिक है, इट विल फॉलो हुक्स लॉ। और ए को हम बोलते हैं, ए होता है आपका प्रोपोर्शनल लिमिट। ए होता है आपका प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब है कि ओ से लेके ए तक तो आपकी लाइन स्ट्रेट होगी, ए के बाद स्ट्रेट नहीं होगी। तो अब देखना हम क्या करेंगे, अब हम स्ट्रेस और बढ़ाएंगे, स्ट्रेस और बढ़ाएंगे, स्ट्रेन और बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। मान लो आया पॉइंट बी। अब ए से लेके बी तक तुम ध्यान से देखना, ए से लेके बी तक भी बॉडी इलास्टिक है, मतलब ए और बी के बीच में भी आप बॉडी को कहीं पे भी छोड़ोगे तो वापस अपनी जगह पे चली जाएगी। लेकिन ये लाइन स्ट्रेट नहीं है,
तो नॉट फॉलो हुक्स लॉ। तो ए से लेके बी तक आपकी बॉडी हुक्स लॉ फॉलो नहीं करती है। और आपका जो बी होता है ना, बी होता है आपका इलास्टिक लिमिट। बी का मतलब है इलास्टिक लिमिट, मतलब आपकी बॉडी ओ से लेके बी तक इलास्टिक है। मतलब ओ से लेके बी के बीच में आप बॉडी को कहीं पे भी रिलीज करो, वो वापस ओ पे चली जाएगी। अब आप क्या करो, और स्ट्रेस बढ़ाओ, स्ट्रेस बढ़ाओगे, स्ट्रेन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ये पॉइंट आया सी। याद रखना, बी के बाद, कब, बी के बाद, बी के आगे आपकी बॉडी प्लास्टिक हो जाती है। प्लास्टिक का मतलब क्या है कि बी के बाद आप अपनी बॉडी को कहीं पे भी रिलीज करो, वो ओ पे नहीं जाती है। जैसे मान लो आपने बी के बाद यहां पे रिलीज करा, तो आपकी बॉडी ओ पे नहीं जाएगी, आपकी बॉडी में डिफॉर्मेशन आ जाएगा, तो आपकी बॉडी यहां जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तुमने कभी प्लास्टिक की थैली को खींचा है? तुम कभी प्लास्टिक की थैली को खींचना और कभी रबड़ को खींचना, रबड़ को खींच के छोड़ोगे ना, रबड़ अपनी जगह पे चला जाएगा, लेकिन प्लास्टिक की थैली को खींचना, वो अपने आप हमेशा के लिए खींचा जाएगी। तो बी के बाद बॉडी प्लास्टिक हो जाती है। बी के बाद क्या हो जाती है? बॉडी प्लास्टिक। बी के पहले बॉडी क्या रहती है? बी के पहले बॉडी रहती है इलास्टिक। और सी आपका होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। सी का मतलब है कि आपकी बॉडी इस पॉइंट से ज्यादा स्ट्रेस नहीं झेल सकती। तो कोई तुम्हें पूछे कि आपकी बॉडी कितना स्ट्रेस झेल सकती है, तो आपको बोलना है पॉइंट सी जितना। और सी के बाद अब तुम्हारी बॉडी, अब तुम्हारा जो मटेरियल है वो बर्बाद हो गया। अब चाहे तुम स्ट्रेस घटाओगे ना, तो भी आपका स्ट्रेन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और एक पॉइंट पे आपकी बॉडी का फ्रैक्चर हो जाएगा। इसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। तो अपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में 4 पॉइंट बहुत काम के: प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कई लोग इसको इल्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, कई लोग इसको क्या बोलते हैं? इल्ड स्ट्रेंथ। और फाइनल पॉइंट है आपका फ्रैक्चर पॉइंट। तो अब तुम सब ध्यान से देखना, फोकट के 3 नंबर मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, अनाउंस कर रहा हूं कि ये मैं तुम्हें एग्जाम में दूंगा कि ड्रॉ अ वेल लेबल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो अब तुम ध्यान से देखना, जो इसने अभी ज्वाइन किया है उनको भी समझ में आ जाएगा, आप सब वापस समझना। और मैं तुम्हें वो वीडियो वापस दिखाऊंगा, जो वीडियो मैंने क्लास के शुरू में बताया था, वापस देखना। तो शुरू में आपकी बॉडी पे कोई स्ट्रेस नहीं था, तो कोई स्ट्रेन नहीं था। फिर आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, तो आपका स्ट्रेन बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ए पॉइंट। ए पॉइंट आपका प्रोपोर्शनल लिमिट है। और ध्यान देना, ओ से लेके ए के बीच में, कहां से? ओ से लेके ए के बीच में बॉडी इलास्टिक है, आपकी ये लाइन स्ट्रेट है, तो मतलब इट विल फॉलो हुक्स लॉ। और ए आपका प्रोपोर्शनल लिमिट है, मतलब ओ से लेके ए तक आपकी लाइन स्ट्रेट होगी, उसके बाद स्ट्रेट नहीं होगी। तो ए आपका क्या है? ए है आपका प्रोपोर्शनल लिमिट। अब बात करते हैं ए से लेके बी की। अब और स्ट्रेस बढ़ा तो स्ट्रेन और बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन ए से लेके बी तक लाइन स्ट्रेट नहीं है, तो नॉट फॉलो हुक्स लॉ। इलास्टिक फिर भी है बॉडी, तो बॉडी ओ से लेके बी तक इलास्टिक है, लेकिन हुक्स लॉ कहां से कहां फॉलो कर रही है? ओ से लेके ए तक। ए से लेके बी तक हुक्स लॉ फॉलो नहीं कर रही है। बी जो है, बी है आपका इलास्टिक लिमिट। अब आप बॉडी को और खींचोगे ना, अब आपकी बॉडी प्लास्टिक बन गई, मतलब अब आप बॉडी को छोड़ोगे तो अपनी जगह पे नहीं आएगी। तो बी के बाद तुम स्ट्रेस बढ़ाओ, स्ट्रेन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, पॉइंट सी। सी होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब आपकी बॉडी इतना लोड झेल सकती है, इससे ज्यादा नहीं झेल सकती। क्योंकि एक बार तुम टेंसाइल स्ट्रेंथ पे पहुंच गए, फिर अगर तुम स्ट्रेस घटाओगे ना, तो भी आपका स्ट्रेन बढ़ेगा, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी बॉडी का फ्रैक्चर हो जाएगा। इसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। तो अब मैं तुम्हें एक वीडियो वापस बताऊंगा, उसको वापस देखना, जो मैंने पहले बताया, एक बार इस पूरे को लिख लो अपनी कॉपी में। सर एक बार वो फर्स्ट स्लाइड दिखा था। फर्स्ट स्लाइड मतलब वीडियो? ना सर, वो टॉपिक लिखना था एक बार। अरे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। और देखो है ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जैक्ट ऐसा ही बनता है, कई जगह तुम लोग कहीं और भी पढ़ रहे होंगे, तो वो एक दो पॉइंट इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अलग होता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में कोई पूछे, तो आपके ये चारों पॉइंट निकल के आने चाहिए। ये नहीं कि तुम बोलो सर मेरे वाले ग्राफ में तो प्लास्टिक लिमिट है ही नहीं, इलास्टिक लिमिट है ही नहीं, ये मैं नहीं मान सकता, है ना। तो आपके ग्राफ में लेबलिंग अच्छी होनी चाहिए, चाहे तुम्हारा ग्राफ थोड़ा ऊपर नीचे भी हो चलेगा, लेबलिंग अच्छे से करना ग्राफ की। सर वो इलास्टिक में कोई भी मटेरियल हो तो वापस जाएगा अपने पॉइंट पे? हाँ, जैसे ए ओ से लेके बी तक, जैसे इलास्टिक मटेरियल का नाम अगर मैं तेरे को बोलूं, तो इलास्टिक मटेरियल जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, निकल हो गया। आप अपनी एनसीईआरटी खोलना, आपको लिस्ट मिल जाएगी कि कौन से इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं।
पर सर आयरन कैसे जाएगा? जाता है, देख अगर तू आयरन को ज्यादा खींचेगी तो नहीं जाएगा। देख अगर मान ले तूने बहुत ज्यादा खींच दिया तो वो प्लास्टिक बन जाएगा, लेकिन मान ले अगर तूने उसको थोड़ा सा ही खींचा तो वो इलास्टिक है ना। इसलिए तो अपन ने कर्व बनाया, तो इस कर्व से पता पड़ेगा कि मेरा आयरन कब तक इलास्टिक है और बाद में कब प्लास्टिक बन जाएगा। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे तूने वो लास्ट वाला वीडियो देखा था अभी, उस वीडियो में मैंने क्या बताया था, देख थोड़ी दूरी तक तो तेरा मटेरियल इलास्टिक रहेगा, फिर ज्यादा खींचोगे तो उसका क्या हो रहा था, फ्रैक्चर हो रहा था। हर मटेरियल ऐसा ही होता है, अगर तू थोड़ा सा खींचेगी ना तो वो इलास्टिक है, ज्यादा खींचेगी ना फिर वो अपनी जगह पे नहीं जाएगा, फिर वो प्लास्टिक बन जाएगा। ठीक है, तो अपन वो वीडियो वापस देखते हैं, है ना। जो लोग अभी जुड़े आप भी वो वीडियो ध्यान से देखना। तो देखना वीडियो क्या है, आप अक्सर समझना। तो देखो ये एक मटेरियल है, ये एल्यूमिनियम की रोड है। तो अब देखो इसके साथ क्या होगा, देखो सब 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 समझना, सब वीडियो ध्यान से देखना। एक सेकंड ना, प्ले हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस एल्यूमिनियम रोड को दोनों तरफ से बाइंड कर देंगे। देखो ऊपर और नीचे मैंने इसको पकड़ लिया। अब तुम नीचे वाले पोर्शन को देखना, नीचे वाला पोर्शन नीचे जाएगा। 2 मिनट बाद देखना, 1 मिनट बाद देखना, इसकी लेंथ बढ़ेगी, तुम्हें भी वीडियो में दिखेगा। दिख रहा है, अभी धीरे धीरे लेंथ बढ़ रही है, फिर तुम्हें अचानक लेंथ बढ़ते हुए दिखाई देगी। दिख रही है, देखो इसकी लेंथ बढ़ रही है। तो अब स्ट्रेस लगा रहे हो तो क्या हो रहा है, स्ट्रेन हो रहा है। देखो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और थोड़ी देर के बाद तुम्हें इसका फ्रैक्चर होते हुए दिखेगा। देखना, देखो वो अब लेंथ तुम्हें बढ़ते हुए दिख रही है। देखो अब वो जो दिख रहा है ना तुम्हें गोला, इसको बोलते हैं नेकिंग। यहाँ पे गला बन जाता है, मतलब यहीं से टूटने वाला है वो, यहाँ पे चपटा हो जाता है। और यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी देर के बाद देखना फ्रैक्चर हो जाएगा, आपका मटेरियल टूट जाएगा। हो गया फ्रैक्चर। तो ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था। तो हर मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अलग होता है। ठीक है, अब तुम्हें इसमें कोई डाउट है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में तो पूछ सकते हो। फिर मैं तुम्हें इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें सॉल्व कराऊंगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है, वंश भाई साहब, दक्ष, फाल्गुनी, प्रियांशा, कोई भी डाउट है तो पूछो। प्रियंका सॉरी, कोई भी डाउट है तो पूछो। फाल्गुनी कोई डाउट है तो पूछो। अगर तुम्हें डाउट है तो तुम्हें पूछना पड़ेगा, मैं अंतर्यामी नहीं होगी, पता पड़ जाएगा। पूछो। सर वो बी पॉइंट के ऊपर क्या लिखा है? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक, उसका मतलब क्या था सर? मतलब बी पॉइंट तक तेरी बॉडी इलास्टिक है, मतलब ओ से लेके बी तक अगर तू बीच में कहीं पे भी बॉडी को रिलीज करेगा तो तेरी बॉडी वापस अपनी जगह पे चली जाएगी। तो बी इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि बी तक तेरी बॉडी इलास्टिक है, बी के बाद इलास्टिक नहीं है, बी के बाद तो प्लास्टिक। फिर ओ से ए स्ट्रेट पाथ होना चाहिए ना? कौन सा वाला, कौन सा वाला ओ स्ट्रेट से बी वाला? तक, नहीं, एक्चुअली ओ होता से क्या बी है। तक तो एक तरफ स्ट्रेट पाथ ही है। हाँ हाँ, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ। देख होता क्या है, थोड़ी देर तक तो यार ऐसा होता है कि अपन स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, स्ट्रेन लीनियरली बढ़ता है। लेकिन फिर क्या होता है, देख फिजिक्स में क्या है, सब कुछ इतनी लीनियर नहीं होती है ना। फिजिक्स में मैक्सिमम चीजें पैराबोलिक होती है। तो ओ से लेके ए तक तो आपका पाथ स्ट्रेट होता है कि तू जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाएगा स्ट्रेन बढ़ेगा। लेकिन ए पॉइंट के बाद तेरा पाथ लीनियर नहीं होता है। लीनियर नहीं होता है मतलब तू स्ट्रेस बढ़ाएगा फिर भी तेरा स्ट्रेन बढ़ेगा ही है, लेकिन लीनियर नहीं होगा, थोड़ा तेरा कर्विकल पाथ आएगा। अब इस कर्व का मैं तेरे को कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख के नहीं दे सकता। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कि कितना कर्व होगा। ठीक है सर। अच्छा ठीक है, अब तुम ध्यान से सुनो। तो ये हो गया अपना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन के, इस टॉपिक के क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं तुम्हें 3 वैरायटी बता रहा हूं, तीनों समझना। अगर मान लो मैं तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन दे दूं कि एक मटेरियल का कर्व ऐसा है, एक मटेरियल का कर्व ऐसा है, ये मटेरियल 1, ये मटेरियल 2, बताओ कौन सा ज्यादा इलास्टिक है। मेरा क्वेश्चन है कि विच इज मोर इलास्टिक। याद रखना, इलास्टिक मतलब मेरा क्वेश्चन है कि किसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है। तो जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा वो ज्यादा इलास्टिक होगा। कैसे पता करते हैं, देखो नीचे वाले मटेरियल का ये वाला एंगल θ2 है, ऊपर वाले मटेरियल का एंगल θ1 है। ध्यान से देखो, θ1 ग्रेटर देन θ2 है, तो याद रखना y1 ग्रेटर देन y2 है। तो ऊपर वाला मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है, नीचे वाला कम इलास्टिक है। तो आपको कौन सा एंगल देखना है, ये वाला, कि किसका ये वाला एंगल ज्यादा है। तो जिसका एंगल ज्यादा होगा वो ज्यादा इलास्टिक होगा, उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा। लिख लो, ऐसे क्वेश्चन मैं देता हूं और तुम्हारी बुक में भी है। अब एनसीईआरटी खोल के देखना, आपको पीछे मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस, लिख लो इसको। तो एग्जाम में आ जाए कौन सा ज्यादा इलास्टिक है, तो तुम ग्राफ देख के 2 मिनट में पता कर सकते हो कि कौन सा ज्यादा इलास्टिक है। ज्यादा इलास्टिक का मतलब है जिसका यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस ज्यादा हो, तीनों में से कोई भी।
लिख लो इसको, और इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, ये लिख लिया। अब एक चीज तुम ध्यान से देखना, ये आप लिख लो। अब दूसरी चीज ध्यान से देखना, अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास एक मटेरियल का ऐसा है, एक मटेरियल का ऐसा है, दो मटेरियल है, ये मटेरियल 1, ये मटेरियल 2, और मान लो मैं पूछूं विच विल हैव मोर स्ट्रेंथ, विच विल हैव मोर स्ट्रेंथ, बताओ कौन से मटेरियल की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, विच विल हैव मोर स्ट्रेंथ। तो आपको क्या करना है, अब तुम ध्यान से देखना, याद है टेंसाइल स्ट्रेंथ कौन सा पॉइंट था, ऊपर ही ऊपर वाला, तो इसका ऊपर ही ऊपर वाला पॉइंट यहां है, इसका ऊपर ही ऊपर वाला पॉइंट यहां है, तो जिसका ये वाला पॉइंट ऊपर होता है ना उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो फर्स्ट की स्ट्रेंथ ज्यादा है, सेकंड की कम है। तो कोई तुम्हें पूछे कि मटेरियल कितना स्ट्रॉन्ग है, कैसे पता पड़ता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ से, है ना। लिख लो अपनी कॉपी में, विच विल हैव मोर स्ट्रेंथ, तो जिसका ये ऊपर वाला पॉइंट ज्यादा ऊपर है, देखो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ तो इतनी होगी, ऊपर वाले की इतनी ज्यादा होगी, तो फर्स्ट वाला मटेरियल स्ट्रॉन्ग है, सेकंड वाला वीक है, लिख लो। सर एक बार लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो ना, वो समझ में नहीं हाँ आया। मैं एक बार ये लिख लो, फिर वापस वापस कर दूंगा, ये लिख लो एक बार स्ट्रेंथ वाला, मैं वापस यंग्स पे आ जाऊंगा। तो देखो आज अपन ने एक तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा, और एक और प्रॉपर्टी पे आ रहा हूं मैं, फिर मैं तुम्हें रिवीजन करा दूंगा, है ना, फिर एप्लीकेशन ही है, फिर अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। लिख लिया इसको, एक अपने आप को अनम्यूट कर लो यार, आप आपने जिसने भी अपने आप को म्यूट कर रखा है ना। ओके, अब तुम सुनो, एक बार लास्ट वाला मैं वापस बता रहा हूं, एक बार लास्ट वाला मैं वापस बता रहा हूं, ये लिख लिया तुमने, विच विल हैव मोर स्ट्रेंथ, तो फर्स्ट की ज्यादा होगी, सेकंड की कम होगी। अब ऊपर वाला देखो, तो मेरा क्वेश्चन था, जिसने भी क्वेश्चन पूछा मेरे से, मेरा क्वेश्चन था कि ग्राफ से कैसे पता पड़ता है कि कौन सा ज्यादा इलास्टिक है। ज्यादा इलास्टिक का मतलब है कि किसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है। तो आप दोनों दो ग्राफ दे रखे हैं, देखो नीचे वाला ग्राफ का एंगल कितना है, θ2, ऊपर वाले ग्राफ का एंगल कितना है, θ1। ठीक है, तो जिसका एंगल ज्यादा होगा, θ1 ग्रेटर देन θ2, तो उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा और वो ज्यादा इलास्टिक होगा। ठीक है, ओके सर, क्लियर। ओके। अब तीसरा, अच्छा तुम लोगों ने कभी भी, ऐसे ही मैं तुम्हें पूछ रहा हूं, ये तुमने देखा है कि तुम्हारे घर पे कभी भी मान लो फ्लिपकार्ट अमेजन से मान लो कोई चीज आती है और जिसमें कांच होता है, तो उस पर लिखा होता है फ्रेजाइल, कभी तुमने देखा है फ्रेजाइल, कभी वर्ड सुना है फ्रेजाइल, तुम कभी भी कांच के सामान खरीदो उस पर लिखा होता है फ्रेजाइल है ये, फ्रेजाइल का मतलब क्या होता यस है, सर। फ्रेजाइल, या फिर इसका एक और पर्यायवाची है, पर्यायवाची मतलब सिनोनिम, ब्रिटल। तो फ्रेजाइल और ब्रिटल का मतलब क्या है, तुम थोड़ा भी फोर्स लगाओगे ना तो वो टूट जाएगा। फ्रेजाइल और ब्रिटल का मतलब क्या है, तुम हल्का सा फोर्स लगाओ, जैसे कांच लो, हाथ में कांच को पकड़ो और थोड़ा सा खींचो, टूट जाएगा, थोड़ा सा बैंड करने की कोशिश करो, टूट जाएगा, वो होते ब्रिटल। और एक मटेरियल होते डक्टाइल, एक तरीके के मटेरियल आते थे डक्टाइल, जिसे तुम है ना कभी भी, वैसे तो नहीं बोल रहा, लेकिन मान लो कोई चांदी का वायर हो, तो चांदी के वायर को खींचते ही जाओ, खींचते ही जाओ, वो खींचाता जाता है, खींचाता जाता है, वो टूटता ही नहीं है, तो वो कौन सा होता है, डक्टाइल। तो अब ग्राफ से कैसे पता करते हैं कि मटेरियल फ्रेजाइल है या डक्टाइल है, तो देखो कैसे पता करते हैं। अगर सपोज करो तुम्हारा कर्व ऐसा है और मान लो एक कर्व आपका ऐसा है, तो अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर पॉइंट पास पास है, मतलब ये वाला मटेरियल क्या है, ब्रिटल। और अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर पॉइंट दूर दूर है, मतलब ये वाला मटेरियल क्या है, डक्टाइल। क्योंकि यहां पे तुम खींचते ही जाओ, खींचते ही जाओ, बहुत देर के बाद टूटेगा, और यहां पे तुम थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाओ तो वो टूट जाएगा। तो अगर मान लो मैं तुम्हें एग्जाम में पूछूं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर पॉइंट बहुत पास पास है, तो वो कौन सा है, ब्रिटल। अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर पॉइंट दूर दूर है, तो वो कौन सा है, डक्टाइल। बस ये कंसेप्ट याद रखना, लिख लो इसको। लिख लो इसको। तो ये सर तो डक्टाइल और ब्रिटल तो ऊपर नीचे हो सकते हैं ना, मतलब ऊपर वाला डक्टाइल हो अरे सकता है, नीचे वाला ब्रिटल। डक्टाइल ब्रिटल में ऊपर नीचे का लफड़ा नहीं है। डक्टाइल ब्रिटल में क्या देखना है तेरे को, दोनों पॉइंट कितना दूर है, वो ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। सर एक बार वापस समझा देना, वो डक्टाइल वाला है। कोई दिक्कत नहीं, वापस समझा देता हूँ। अच्छा देखो, ये तो पता है कि फ्रेजाइल और ब्रिटल का क्या मतलब है,
ब्रिटल इतने सुना होगा ना तुम लोगों ने यार, तुम ब्रिटल का मतलब होता है जैसे कांच, तू हाथ में कांच ले ले जैसे, और क्या होता है ब्रिटल, जनरली मुझे भी मेरे दिमाग में कांच ही आता है। ब्रिटल मतलब क्या होता है, तू उस कांच को पकड़ अपने हाथ में, और जैसे तुम्हें ना केमिस्ट्री लैब में टेस्ट ट्यूब यूज करना, वो भी कांच ही है यार, तो तुम थोड़ा सा भी उसको मोड़ने की कोशिश करो टूट जाएगा। लेकिन डक्टाइल क्या होता है, तू मोड़े जा मोड़े जा मोड़े जा, वो खिंचाया जाता है खिंचाया जाता है खिंचाया जाता है। तो अपन ग्राफ से कैसे पता करते हैं कि कौन सा ब्रिटल है कौन सा डक्टाइल है, देखो कैसे पता करते हैं। अगर तुम्हारा टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर पॉइंट पास पास है तो वो ब्रिटल। लेकिन अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर पॉइंट दूर है, मान ले उनमें दूरी है, तो वो डक्टाइल। क्योंकि यहां पे क्या है, देख तू खींचे जा रहा है खींचे जा रहा है खींचे जा रहा है, बहुत देर के बाद टूटेगा। और यहाँ पे तूने थोड़ा सा ज्यादा खींचा तो वो टूट गया। हाँ ठीक है स्केल, सर, समझ में आया। करेक्ट, स्केल, स्केल एकदम करेक्ट है, स्केल भी ब्रिटल होती है। पर तो भी स्केल को थोड़ा तो बेंड कर ही सकते हैं यार, कांच तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है अच्छा। सर हाँ पूछो। सर जो तो ये डिस्टेंस का कोई फिक्स नहीं पॉइंट नहीं होता है कि मतलब कुछ इतना नहीं, पास है इतना दूर? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये तो यार देख क्या है कि ये ऐसा कुछ नहीं है, लाइक ये तो मैं तेरे को बता ही नहीं सकता, क्योंकि हर मटेरियल का अलग अलग का वो होगा, अलग अलग वैल्यू होगी हर मटेरियल की, कि इसके लिए ये ब्रिटल है ये डक्टाइल है, तो तू खाली इतना कंसेप्ट याद रख। ठीक है, अब तुम ध्यान से सुनना कि अपन ने ये सब जो कुछ पढ़ा इसके एप्लीकेशंस क्या है। तो लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखो इलास्टिसिटी के क्या एप्लीकेशंस है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो क्या है, लिखो अपनी कॉपी में, डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स कॉमा ब्रिजेस। आप बिल्डिंग डिजाइन करते हो, ब्रिज डिजाइन करते हो, उसमें कैसे, जैसे मान लो कि तुम्हारी ये जो जमीन है, मान लो कि ये कोई जमीन है, और इस जमीन का मैं तुम्हें बोलूं कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो सकता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आप इस पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दो। आप क्या करो, इस पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दो, तो ये बिल्डिंग क्या करेगी, धंस जाएगी। अगर बिल्डिंग का फोर्स ज्यादा हुआ, अगर बिल्डिंग का स्ट्रेस ज्यादा हुआ, क्योंकि बिल्डिंग को अगर आप इस जमीन पे रखोगे तो बिल्डिंग इस जमीन पे फोर्स लगाएगी, तो अपने पास क्या होता है, जनरली जो सॉइल होती है ना, उसका स्ट्रेस लिमिट होता है कि यार मेरे सॉइल की टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी है, तो इस सॉइल पे अगर तुम ज्यादा वजन रखोगे तो आपकी ये बिल्डिंग जमीन में घुस जाएगी। तो इसलिए बिल्डिंग डिजाइन करते वक्त, ब्रिज बनाते वक्त हमको सॉइल की टेस्टिंग करनी पड़ती है कि अपना सॉइल कितना वजन झेल सकता है, हर जगह का सॉइल। जैसे अगर मान लो नीचे पत्थर है, जैसे कई लोग क्या करते हैं, घर की नींव बड़े बड़े पत्थरों से बनाते हैं, जैसे पुराने जो मंदिर हुआ करते थे उनकी नींव पत्थरों से बनती थी, क्योंकि पत्थर की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो ऊपर वाली जो बिल्डिंग है वो ज्यादा टिकेगी। अगर नीचे आपका सॉइल है, नीचे आपने मान लो गाधा भर दिया, तो फिर आपकी बिल्डिंग धंस जाएगी। तो डिजाइन ऑफ बिल्डिंग, डिजाइन ऑफ ब्रिजेस में यूज आता है। सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है इसका, ये है, लिखो अपनी कॉपी में। सर वो बिल्डिंग को मतलब ज्यादा ऐसे अम्यूजमेंट पार्क्स को पानी के पास क्यों नहीं बनाते हैं? अरे तो ये आंसर तो वहीं छुपा हुआ है ना यार, कि अगर पानी के पास तू बनाएगा तो पानी के पास की जो सॉइल होती है वो तेरी गीली होती है, और गीली सॉइल में तू जल्दी से ढसेगा कि एक सूखी सॉइल में जल्दी ढसेगा। नहीं सर, मतलब वो बहुत ज्यादा रेडियस के बाद भी नहीं बनाते, मतलब 2 किलोमीटर के दूर तक रखते हैं तो। हाँ देख, वो डेफिनेटली सॉइल टेस्टिंग, देख एम्यूजमेंट पार्ट में क्या होता है तू मुझे बता। देख एम्यूजमेंट पार्ट में जैसे मान ले बड़ी बड़ी राइड्स होती हैं, और तू सोच कि इन राइड्स का कितना, और ये कितना तेज घूमता भी है, जो राइड्स होती है वो कितनी तेज घूमती है, तो इनका सेंट्रीपिटल फोर्स भी कितना ज्यादा होता होगा, तो इसका वजन भी है, साथ में ये गोल गोल भी घूम रहे हैं। तो तू खुद सोच कि नीचे जो जमीन है उसमें कितने वाइब्रेशन होते होंगे, है ना। तू जैसे मान ले तेरे टेबल पे अभी एक जगह पंच कर, तेरे को दूसरी जगह वाइब्रेशन महसूस होगा, तो यहाँ पे तो देख इतनी बड़ी बड़ी राइड्स घूम रही है, और वो भी एक अम्यूजमेंट पार्क में कितनी राइड्स होती है, तो तेरे जमीन पे कितना वाइब्रेशन होगा। तो जनरली तेरे अम्यूजमेंट पार्क वहां पे बनते हैं जहां पे सॉइल की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, और अगर सॉइल की स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं तो क्या करते पता है, सॉइल के साथ वो लाइमस्टोन को मिक्सचर बना के, मतलब मिक्सचर बना के पीसते हैं, और फिर उसकी नींव भरी जाती है पत्थर के बीच में, ताकि तेरी नींव स्ट्रांग हो जाए। तो ये सब तो सॉइल पर डिपेंड करता है यार। जैसे अगर तूने कभी रेगिस्तान में कोई अम्यूजमेंट पार्क देखा है, बन ही नहीं सकता, क्योंकि रेगिस्तान में जो तेरी सैंड होती है, उस सैंड पे तू तेरा पांव रख, तेरा पांव अंदर घुस जाता है, तो सोच वहां पे तू पार्क कैसे बनाएगा।
ठीक है सर। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लिखो। एक तो हो गया डिजाइन ऑफ बिल्डिंग और ब्रिजेस, दूसरा जो पॉइंट है वो लिखो। सर सपोज फर्स्ट पॉइंट क्या था? पहला तो यही था, डिजाइन ऑफ बिल्डिंग एंड ब्रिजेस। अरे तुम अपनी आराम से लैंग्वेज में लिखो, मैंने जो समझाया तुम्हें समझ। दूसरा जो पॉइंट है वो ध्यान से समझना। सपोज करो कि ये कोई वायर है और मान लो कि यहां से कोई मास हैंग कर रहा है, तो मुझे पता करना है कि देखो होगा क्या। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, अगर आप मास को ऐसे हैंग करोगे ना, तुम जैसे घर पे कपड़े भी सुखाओ, तो थोड़ी देर के बाद देखना तुम्हारा ये मास थोड़ा सा नीचे आ जाता है ऐसे। तो ये कितना बैंड होगा, मतलब ये डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये भी अपने को शियर स्ट्रेस के फॉर्मूले से पता पड़ जाता है। तो सेकंड पॉइंट लिखा अपनी कॉपी में, टू फाइंड डिफ्लेक्शंस। टू फाइंड डिफ्लेक्शंस, तो डिफ्लेक्शन पता करने के भी फाइंड आता है, ये लिख लो अपनी कॉपी में। तो पहला है टू डिजाइन बिल्डिंग, टू डिजाइन ब्रिजेस। दूसरा है कि अगर आप किसी भी चीज से कोई चीज हैंग करते हो तो वो कितना नीचे आएगा, वो डिफ्लेक्शन पता करने के लिए भी हम लोग इलास्टिसिटी का यूज करते हैं। जैसे मान लो कि ये जो मटेरियल है इसका शियर मॉडुलस बहुत ज्यादा है, तो ये कम नीचे आएगा। इसका शियर मॉडुलस कम है, मतलब ये वजन झेल ही नहीं पा रहा है, तो ये ज्यादा नीचे आएगा। ये पता करने के भी काम आता है। ठीक है, और तीसरा लिखो अपनी कॉपी में, टू डिजाइन लोड कैरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसका मतलब क्या है, जैसे तुमने कभी क्रेन देखी है, तो क्रेन के अंदर क्या होता है, देखो नीचे ये क्रेन का पार्ट होता है, यहाँ पे आपका एक हिस्सा होता है और यहाँ पे आपका एक मटेरियल होता है जो चीजों को पिकअप करता है। क्रेन के अंदर ये होता है। तो ये जो चीज होती है ना, ये वाला पार्ट, ये कितना लोड झेल सकता है। जैसे मान लो कि ये जो पार्ट है, ये मान लो 100 किलो का लोड ही उठा सकता है, और मान लो कि तुम नीचे 500 किलो का लोड उठाने की कोशिश करोगे, तो होगा क्या, इसका फ्रैक्चर हो जाएगा। तो कोई भी चीज जो लोड कैरी करती है, तो उसकी डिजाइन के लिए भी हम इलास्टिसिटी का यूज करते हैं। टू डिजाइन लोड कैरिंग इंस्ट्रूमेंट्स या मशीन्स लिख लो। तो जहां पे भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वहां पे इलास्टिसिटी का यूज होता है ना, जहां पे भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो अब तुम ध्यान से सुनो, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी में और भी बहुत है, देयर आर न्यूमरस एप्लीकेशंस, लेकिन 3-4 चीजें तुम्हें याद रखनी है कि बिल्डिंग डिजाइन करते वक्त, ब्रिज डिजाइन करते वक्त, लोड, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट लोड कैरी करता है तो वो कितना लोड कैरी कर सकता है ना। फिर लास्ट वाला मैंने बताया कि आपका कितना डिफ्लेक्शन हो सकता है। तो इन सब के लिए हम इस चैप्टर का यूज करते हैं, यंग्स शियर बल्क। तो आपको इस चैप्टर में क्या याद रखना है, तीनों स्ट्रेस, तीनों स्ट्रेन, हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, सारे पॉइंट्स, ग्राफ को पढ़ते कैसे हैं, और एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है। ये आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। और कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सर वो हुक्स लॉ एक बार जल्दी से री-एक्सप्लेन कर दो ना प्लीज। हुक्स लॉ बता देता हूँ, एक सेकंड। हुक्स लॉ तो यही है यार दक्ष, बहुत आसान है। हुक्स लॉ क्या बोलता है, हुक ये बोलता है, एक्चुअली उसका पूरा नाम रॉबर्ट हुक था। एक्चुअली हुक्स ने स्प्रिंग का डिजाइन किया था, अगर तुम्हें नहीं पता ना, रॉबर्ट हुक स्प्रिंग का फाउंडर था, जो स्प्रिंग आप यूज करते हो। तो हुक बोलता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट पे जितना ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे उसमें उतना ज्यादा स्ट्रेन आएगा। मतलब तू स्ट्रेस ज्यादा लगाएगा तो स्ट्रेन ज्यादा आएगा, स्ट्रेस कम लगाएगा तो स्ट्रेन कम आएगा। और इस प्रपोर्शन को रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट के से। तो स्ट्रेस होता है के इनटू स्ट्रेन, के होता है तुम्हारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो अब तुम सब एक चीज ध्यान से सुनो, ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है ना। इसका अगला वाला भी बहुत स्कोरिंग है, तो इसको अच्छे से पढ़ के रखना। और कोई डाउट है तो तुम मुझे पूछ सकते हो, है ना। आप हो सके तो एनसीईआरटी पहले सॉल्व करना। तो अगली क्लास में ना मैं तुम्हें एक बार एनसीईआरटी सॉल्व करना सिखाऊंगा, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन, और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे अपनी बुक में कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अच्छे अच्छे, पहले 2-3 क्वेश्चन वो कराऊंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो एक बार दक्ष या फिर कोई भी मुझे याद दिला देना, मैं तुम्हें पहले क्वेश्चन करा दूंगा, वरना मैं क्या नेक्स्ट चैप्टर में निकल जाऊंगा। तो पहले तुम याद दिला देना। ओके सर। अभिजीत, इससे टेंशन नहीं, अभिजीत टेंशन स्ट्रेंथ फाइंड करनी तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर मान लो कि तेरे को मैं एग्जाम में ग्राफ दे दूं ऐसा, और मैं तुम्हें बोलूं कि इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस है
वो है 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ग्राफ देख के तू पता कर सकता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है। फाल्गुनी एग्जाम का सिलेबस तेरे ग्रुप में आ जाएगा यार, ये एग्जाम का सिलेबस यहाँ मत पूछा करो यार। ओके बाय बाय। ये यश गुप्ता कौन है भाई? तो क्लास के एंड में आता है। हाजिरी पढ़ने आता है क्या? हाजिरी वाजिरी नहीं पढ़नी बेटा, पढ़ना है तो आओ, वरना कोई दिक्कत नहीं है।